अजीज तो साहब से तो सभी मुतारिफ है, क्योंकि एक दफा नहीं पता नहीं कितनी किताबें पेश कर चुके हैं। और ये भी है कि जब मैं कहती हूँ या असद साहब कहते हैं तो ये राजी हो जाते हैं उस पर। और कोई ना कोई किताब इन्होंने इतनी, यानी किताब इन्हीं में इतने आगे हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और आला किताबें देते हैं, आला। जैसे हाँ हाँ हाँ, आज की किताब का नाम जैसे आपको पता है लियोनार्डो दा विंची है। और अजीज साहब पेश कर रहे हैं और ऑथर हैं वॉल्टर स्टैक्सन। तो दिलचस्प किताब भी होगी। और ये कि दो उनकी बहुत पेंटिंग्स जो मशहूर हैं, लास्ट सपर और इसके अलावा मोनालिसा। बहुत से लोगों ने देखा हुआ भी होगा, मैंने सिर्फ मोनालिसा देखी है, वो नहीं देखा उनका दूसरा वाला, अथर ने देखा हुआ। खैर, तो यानी पूरी हिस्ट्री में आप देखा जाए तो जब से कितनी मशहूर ये हो गई। तो आप आइए अजीज, फिर आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। आज हम बुक जो हमने कवर की है वो है लियोनार्डो डा विंची, आर्टिस्ट ऑफ रेनेसेंस बेसिकली। और ये जो बुक 2017 की लिए फॉरवर्ड मैनेजिंग एडिटर ऑफ टाइम मैगजीन, वी ऑल नो, and he is also the CEO of Aspen Institute, who is a non-profitable organization which promote innovative ideas and leadership. और इनके बैगेज में मोस्ट ऑफ द बायोग्राफीज बायोग्राफी के लिए, और इनके जो बायोग्राफीज में मशहूर बायोग्राफीज हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने आइंस्टाइन के ऊपर भी लिखा है, और द लास्ट वन द स्टीव जॉब्स। मोर देन 7,000 टू ह्यूमन बताया कि किस तरीके से जो है ये जीनियस जो थे था ऑफ द लियोनार्डो डा विंची। बार क्यूरोसिटी की वजह से उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब की हैं। वी ऑल नो दैट इट्स लियोनार्डो डा विंची इज रेनेसेंस के मशहूर आदमी हैं, और उनको हम सिर्फ पेंटर नहीं कह सकते। ही डैब्ड इन द मैनी फील्ड्स एंड ही हैज अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, and he's masters of multiple disciplines, starting from engineering to the medical sciences to the paintings. के लिए जो इनके फादर थे वो नोटरी पब्लिक में काम करते थे, and he used to help the middle princes and the merchantmen for the business transaction and handling of different disputes. और उनकी बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब थी, और उनको ऑनरेबल टाइटल सर के उससे भी नवाजा गया था। बट द पॉइंट वाज द लियोनार्डो हिमसेल्फ, ही वाज नॉट बॉर्न ऑफ अ वेडलॉक। बेसिकली इनकी मदर और फादर की शादी नहीं हुई, तो इस वजह से जी जी सब अभी भी वही प्रॉब्लम्स इन दैट कल्चर, वो उनके लीग से जो है आवाज ब्रेक के साथ आती है, ब्रेक हो रही है, बार बार ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो वो अपने फादर को प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो बट दिस लियोनार्डो ही मेनली डेस्टिनेट आर्टिस्ट पर। In 1464 इनके फादर जो थे पीरू, ही मूव टू विंसी टू द फ्लोरेंस। उस वक्त जो फ्लोरेंस था इट वाज रिनाउंड फॉर द आर्ट एंड कॉमर्स। और जस्ट टू अप्राइज यू कि उस वक्त फ्लोरेंस में 83 सिल्क वर्कर थे, और 84 वुड कार्वर्स थे, और तकरीबन 30 पेंटर्स थे। और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी यूरोप में जो था वो इस वक्त फ्लोरेंस में है। और एट द एज ऑफ 40 the Leonardo, he started apprenticeship in the workshop of a Verrocchio. Verrocchio जो था उस वक्त फ्लोरेंस का एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट था और इंजीनियर था, और ही हैज अ कंप्लीट वर्कशॉप। वो इनके फादर का क्लाइंट भी था, तो उसकी वजह से इनको Verrocchio के वर्कशॉप में एज अप्रेंटिस जगह मिल गई। और उस जमाने में जो पेंटर थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पेंटर थे दे वर इक्वलेंट टू द कारपेंटर एंड ब्लैकस्मिथ। यानी Verrocchio के जो वर्कशॉप था उसमें अगर कोई आदमी ऑर्डर देने आता था तो वो वुडन वॉजेस भी बनवाता था, ब्रॉस के डोर नॉब भी बनवाता था, और अगर वो चाहता तो अपनी पेंटिंग भी बनवाता था। तो ये तीनों जो थे, ये तीनों आर्टिजन जॉब्स में काउंट होते थे, और तीनों के तीनों आर्ट्स जो थे ये Verrocchio के वर्कशॉप में अवेलेबल थे। और ये तीनों आर्ट एक साथ होने की वजह से
लियोनार्डो को जो है बहुत फायदा हुआ। और लियोनार्डो ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस इनके वर्कशॉप में सीखी, दैट वाज हिज रिगरस ट्रेनिंग इन which developed its skills, and he understood the part of perspective and the geometry। उन्होंने जो है विरोसियो के वर्कशॉप में सीखा, एंड एट द एज ऑफ 20 he was so intelligent that he got the title of master painter। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग इवेंट हिस्ट्री में हुआ जिसको बड़े मशहूर नाम से याद किया जाता है, दैट इज द स्टूडेंट ही सरपास्ड हिज टीचर। उसकी मजेदार किस्म की स्टोरी ये है कि जो विरोसियो था उसने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई। बेसिकली दिस पेंटिंग वाज अ रिलीजियस पेंटिंग जिसके अंदर जो है बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें क्राइस्ट को जो है वो बैप्टिसाइज किया जा रहा है और उसके साथ 2 एंजल्स खड़े हुए हैं। आप ये इस तस्वीर में देख सकते हैं कि क्राइस्ट के लेफ्ट साइड पे 2 एंजल थे। और ये जब तस्वीर ओरिजिनली विरोशियो ने बनाई तो विरोशियो ने जो एंजल बनाया वो ये राइट साइड वाला एंजल है जो कि एक बच्चे की शक्ल है। और विरोशियो ने लियोनार्डो को जब अलाउ किया तो लियोनार्डो ने इस एंजल के साथ एक और एंजल बनाया। और मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा ज्यादा जूम इन करूंगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 एंजल्स हैं जो कि पिछली तस्वीर में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ये वाली ओरिजिनल तस्वीर है, इसको मैंने जूम इन किया है। आप ये देख सकते हैं कि एक एंजल राइट साइड वाला है और एक लेफ्ट साइड वाला है। जो राइट साइड वाला एंजल है दैट इज मेड बाय द विरोशियो। तो जब हम विरोशियो को देखते हैं तो इसके अंदर हम विरोशियो का जो फेस है उसको गौर से देखते हैं तो उस जमाने के अंदर जो रेनेसेंस था उसमें उस वक्त ये चीज न्यूली स्टार्ट हुई थी कि जो पिक्चर्स और फेसेस थे उनके अंदर लाइफ इंस्टॉल होनी थी। तो ये जो विरोशियो का राइट साइड वाली तस्वीर हम देख रहे हैं जो कि एक मेल एंजल की लग रही है, ये बहुत फ्लैट और लाइफलेस है। और दूसरी जो इसमें डिफरेंट चीज थी वो ये थी कि उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत शार्प लाइंस बनाते थे। और आप अगर गौर से देखेंगे तो जो राइट साइड वाली पेंटिंग है जिसमें ये मेल एंजल है, इसके सर पे जो बाल हैं अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने विग रखी हुई है। बेसिकली ये उस वक्त के जो आर्ट था उसके अंदर बहुत शार्प लाइंस का ट्रेंड था, उसकी वजह से ये अननेचुरल फील दे रहा था। अब हम आते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे लियोनार्डो ने तस्वीर बनाई एंजल की, उसको जब हम गौर से देखते हैं तो जो इस तस्वीर के अंदर लाइवली फेस है और इसकी जो आंखें हैं इसके अंदर एक खास इमोशन फील आ रही है। एक तस्वीर के अंदर एक फीलिंग आ रही है कि जो है एक लव एंड रिस्पेक्ट वाला जो एंजल है वो क्राइस्ट की तरफ देख रहा है। और इसके अलावा जो आर्टिस्टिक पार्ट है वो ये है कि इसकी अगर हम हेयर लाइन देखते हैं तो फेस के ऊपर जो हेयर लाइन है वो बहुत ही मर्ज तरीके से आ रही है जिसको हम स्मोकीनेस कहते हैं। और ये टेक्निक लियोनार्डो ने बेसिकली वहीं सीखी थी और इसको फुमाटो टेक्निक कहते हैं। बेसिकली फुमाटो टेक्निक में एक खास कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन होती है। तो अगर हम गौर से आप दोनों तस्वीरों में उनकी हेयर लाइन देखें कि दोनों के बाल उनके सर के ऊपर से कैसे क्रॉस हो रहे हैं, तो राइट साइड वाली जो तस्वीर है उसमें उनके बाल जो हैं बहुत ही शार्प तरीके से आ रहे हैं और जैसे विग रखी हुई है। जबकि लेफ्ट साइड वाली जो तस्वीर है इसमें बहुत ही थिन और मर्ज हो रहे हैं बाल। और ये उस वक्त उस जमाने के अंदर ये वाली एस्पेक्ट जो थी ये नहीं थी। और उसके बाद जो है 1470 के अंदर लियोनार्डो ही कंटिन्यू वर्क इन दी विरोचियो स्टूडियो एज अ मास्टर पेंटर। और उसके बाद उन्होंने जेनेवा दी बेंसी एक तस्वीर बनाई और जेनेवा दी बेंसी उनकी फर्स्ट तस्वीर थी जो कि नॉन रिलीजियस तस्वीर थी। और उस जमाने के अंदर जो ट्रेंड था वो तस्वीर को फ्रंट फेस पे बनाने का था, यानी बिल्कुल आपके फेस के विदाउट एनी डिग्री बनाने का था। लियोनार्डो ने जो इस तस्वीर में अपनी पहली टेक्निक इस्तेमाल की दैट इज कॉल्ड
3/4 टेक्निक। और 3/4 टेक्निक में अगर हम गौर से देखते हैं तो जो इस वक्त जेनेवा का फेस है वो 45 डिग्री पे टिल्ट हुआ है। बेसिकली हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, तो रेनेसेंस के जमाने में लोगों के जो उस वक्त पेंटिंग का रुझान था, उसके अंदर किसी एंगल पे तस्वीर बनाना जो था वो बहुत ही मुश्किल काम था और नॉर्मली आर्टिस्ट वो यूज नहीं करते थे। वो बिल्कुल स्ट्रेट पोर्ट्रेट बनाते थे, आपके फेस बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से। तो ये वाला जो उनका स्टाइल था दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए। और जो लियोनार्डो का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो लाइवली तस्वीरें बनाते हैं। तो अगर हम इफ वी सी हर आईज एंड स्माइल, तो बेसिकली उसके अंदर एक थॉटफुल एंड यंग वुमेन की फील आती है। इसके अलावा लियोनार्डो के कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लियोनार्डो बेसिकली लेफ्ट हैंडर थे, और लेफ्ट हैंडर उस जमाने में पेंसिल और क्योंकि पेन और इंक से काम होता था, तो लेफ्ट हैंडलर जो था उसको राइटिंग करनी बहुत मुश्किल होती थी। क्योंकि अगर आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम राइट हैंड यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी इंक होगी वो हाथ के ऊपर से क्रॉस होगी और हमारा हाथ हमेशा इंक के नीचे होगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं और आप लेफ्ट से ही लिखेंगे तो क्या होगा, आप जो लिख रहे हैं उसके ऊपर आपका हाथ मूव करेगा, जिसकी वजह से वो इंक फैल जाती थी। तो लेफ्ट हैंडर के लिए नॉर्मली लोग उसको बहुत ही बदकिस्मत तस्वुर करते थे और नॉर्मली लेफ्ट हैंडर लिख नहीं सकता था। तो लियोनार्डो बेसिकली ही वाज अ लेफ्ट हैंडर एंड आउट ऑफ दिस ये रिस्ट्रिक्शन उनके पास थी। लेकिन उन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को इस तरह हैंडल किया कि ही स्टार्ट राइटिंग इन अ मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग जो थी वो इस वक्त वेरी न्यू कॉन्सेप्ट था। मिरर राइटिंग बेसिकली जो भी वर्ड या जो भी राइटिंग है उसको हम उल्टा लिखते हैं, और उल्टा इस तरह लिखते हैं कि वो कोई भी नहीं पढ़ सकता जब तक वो उसको मिरर में न देखेगा, और मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन उल्टी आती है जिसकी वजह से वो राइटिंग सीधी हो जाएगी। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये लियोनार्डो ने जो उनकी एक रिस्ट्रिक्शन थी, उनकी जो एक कमी थी उनके पास, उसको उन्होंने इस तरीके से कवर किया। अच्छा, मजे की बात, लियोनार्डो ने जो है ज्यादातर तस्वीरें जो हैं वो औरतों की बनाई हैं, और कुछ जो उन्होंने मेल पार्ट बनाए हैं उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जिस तरह ये लियोनार्डो की 3 डिफरेंट तस्वीरों को मैंने एक साथ रखा है और हम इसका एनालिसिस करते हैं। 1485 में जब लियोनार्डो 33 इयर्स के थे तो उन्होंने ये तस्वीर बनाई, द म्यूजिशियंस। और उसके बाद सेंटर वाली तस्वीर जो है वेट्रुवियन मैन, ये उन्होंने 38 इयर्स एज के जब वो थे तो बनाई। एंड फाइनली ही वाज एट द एज ऑफ 63 उन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। वैसे मशहूर ये है कि ये तीनों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन जो लेटेस्ट डिस्कवरी है उसके मुताबिक ये तीनों तस्वीरें लियोनार्डो की अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट हैं। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किस तरह किया है कि अगर हम जरा गौर से देखें तो इन तीनों तस्वीरों की जो आईज हैं और आईब्रोज हैं, और इसके अलावा इनके जो नोज हैं, मैं यहाँ पे आपको ये नोज की एंगल पे एक लाइन से दिखा रहा हूँ, तीनों के नोज, तीनों की आईज और तीनों की जो लिप्स एंड चिन वाला पार्ट है, ये अगर हम गौर से देखें तो किसी भी आदमी की एट द एज ऑफ 33 अगर वो इस शेप में है जो कि द म्यूजिशियन पिक्चर में नजर आता है, और जब वो 38 का होगा तो इसका इस शेप में आएगा, एंड 63 में उसका इस शेप में आ सकता है। तो ये एक मिथ है जो कि लियोनार्डो ने कभी डिस्कवर अनक्लोज नहीं की, लेकिन ये बाद में डिस्कवरी कि ये जो तीनों तस्वीरें हैं ये बेसिकली लियोनार्डो की सेल्फ पोर्ट्रेट थी। उसके बाद लियोनार्डो ने एक बड़ी मशहूर 1477 में अपनी वर्कशॉप में एक तस्वीर बनाई, और जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि लियोनार्डो की कुछ जो स्पेशल जो डिफरेंट चीजें थी उनमें एक डिफरेंट चीज या एक बुरी चीज कह लें वो उनकी कंप्लेसेंसी थी, यानी वो बहुत सुस्त मिजाज थे, और जो भी तस्वीर उन्होंने शुरू की वो उन्होंने बहुत ही कम तरीके से, बहुत कम ऐसी तस्वीरें जो उन्होंने खत्म की, ज्यादातर उनके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो काम करते थे वो कमीशन पे करते थे, यानी उनको कोई ऑर्डर मिलता था और वो उस पर काम करते थे और ऑर्डर कंप्लीट करने के उनको पैसे मिलते थे। लेकिन इन हालात में भी हम देखें तो उनकी एक एक तस्वीर जो है वो 3 से 4 साल पर मुहित है और उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं होती।
जिस तरह हम इस एडोरेशन ऑफ मैगी को देखें तो इसमें इन्होंने एक इसको बड़ी नॉवेल तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया, लेकिन ये अनफिनिश्ड रहा। और ये मैंने इसकी राइट साइड पे क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल तस्वीर है जो कि अनफिनिश्ड है, और इसके जो राइट साइड पे है ये डिजिटली उस तस्वीर को रीमास्टर किया गया है कि अगर ये फिनिश्ड होती तो वो इस शेप में नजर आती। बेसिकली ये जीसस क्राइस्ट की बर्थ है जिसके अंदर 3 डिफरेंट किंग्स आते हैं और उनको 3 गिफ्ट देते हैं। ये उस वाक़े को डिपिक्ट किया गया है, और इस वाक़े के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीजें और डिफरेंट रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी दिए हुए। जिस तरह ये जो ट्री है इसकी एक स्पेशल वैल्यू है, और इस ट्री के पीछे हॉर्सेस आपको नजर आ रहे होंगे, इनकी एक अलग वैल्यू है। और इसके अलावा ये जो ब्रिजेस हैं और ये जो पिलर्स हैं इनकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और बेसिकली ये एक बाइबल का मशहूर वाकया है जिसमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसको डिस्कस किया गया है। लियोनार्डो डी विंची ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेंट किया। बेसिकली इस तस्वीर के लिए लियोनार्डो डा विंची को मॉन्क अगस्टिन ने कमीशन दिया था कि वो फ्लोरेंस के एक चर्च में इसको बनाएंगे, और एज यूजुअल द पेंटिंग वाज नेवर फिनिश्ड और विद अ स्काई level that Leonardo left the painting and he left out his commission and he departed for Milan. जब वो मिलान में लियोनार्डो पहुंचते हैं तो he explored so many passions in the royal court, और ऑल्दो के जो मिलान एंड फ्लोरेंस है इट इज 315 किलोमीटर अवे, लेकिन दोनों सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक फ्लोरेंस जो था वो उस वक्त रिपब्लिकन था और वहां बहुत ही वेल्दी बैंकर्स थे विद हाई इन्फ्लुएंशियल पीपल, वेयर एज जो मिलान था इट वाज रूल्ड बाय फोर्जा फैमिली जो कि उस वक्त ड्यूक ऑफ मिलान थे, एंड ही वाज बेसिकली दी रूल ऑलमोस्ट अ रूलर ऑफ द मिलान। जो लियोनार्डो का यहाँ पे डिफरेंट एटीट्यूड नजर आया वो ये था कि नाउ वंस ही मेट विद द ड्यूक ऑफ मिलान फोर्जा, he claimed that instead of painting he is expert in military engineering and he can design the portable bridges, mobiles and cannons and armored chariots. और जो स्कल्पचर एंड पेंटिंग है that is the part which he can do it on the peace time only. एंड लियोनार्डो ने बेसिकली अपने आप को लिमिट नहीं किया टुवर्ड्स द पेंटिंग, ही आल्सो वर्क फॉर द नेचर, ह्यूमंस एंड आर्किटेक्चर। जिस तरह हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ह्यूमन स्कल, और उसके अलावा हम राइट साइड पे ये इनका अनफिनिश्ड एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, और ग्लो पे हम नीचे देख सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर पे कि तारिक की तस्वीर दिखाइए जरा। तारिक ये आप जी जो सर कह रहे हैं, आप ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पे भी लेकर आइए ताकि हम देख सकें। सर मैं तो ये शेयर कर रहा हूँ, आपको ये नहीं आ रही? नहीं आ रही। ओह सर जस्ट गिव यू अ मिनट सर। कोई पिक्चर नहीं आई, कोई पिक्चर नहीं आ रही, मगर मेरा ख्याल है आपने अपना सर जस्ट गिव मी अ मिनट, पिक्चर तो आई एम सॉरी फॉर दैट सर, ये तो असल चीज तो पिक्चर थी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। मैं सर थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जी प्लीज कर ले, हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे। करेक्ट सर। सर जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसमें वो विरोशियो की वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तो ये विरोशियो ने एक पिक्चर बनाई थी। ये इस पिक्चर का नाम था सर बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, और इसके अंदर जो सेंट जॉन थे ये क्राइस्ट को बैप्टिज्म करवा रहे हैं, और इसके अंदर जो 2 एंजल हैं, ये जो एंजल है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा आप फोकस कीजिएगा। मैंने इसको जूम आउट भी किया है, तो ये 2 एंजल आपको नजर आएंगे। इसमें एक एंजल जो राइट साइड पे है ये विरोशियो ने बनाया है, जो कि मेल काइंड ऑफ पिक्चर है, और जो लेफ्ट साइड वाला है ये जो है लियोनार्डो ने बनाया। अब मैं इसी पिक्चर को जूम करता हूं। अब आप देखेंगे सर दोनों में फर्क।
मैं राइट साइड वाले को पहले कवर करूंगा, जो कि विरोशियो का बनाया हुआ एंजल है। और ये सर इस तस्वीर की इंपॉर्टेंस ये है कि लियोनार्डो ने अपना एंजल इतना खूबसूरत बनाया कि उसकी बेस पे उसके टीचर विरोशियो ने पेंटिंग छोड़ दी और ही रिजॉर्टेड दैट ही विल गो फॉर स्कल्पचर्स। और ये पेंटिंग वो थी जिसकी वजह से लियोनार्डो फर्स्ट टाइम मशहूर हुए। अगर हम राइट साइड वाली पेंटिंग को देखते हैं जिसमें विरोशियो का जो एंजल है वो बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो ऊपर येलो वाला हॉलो है बेसिकली ये हॉलो शो कर रहा है कि ये दोनों एंजल्स हैं। राइट साइड पे जो तस्वीर है ये एक मेल एंजल की है, जिसमें अगर हम देखें तो जो हेयर लाइंस हैं वो बहुत शार्प हैं और जो बाल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे सर के ऊपर कोई विग रखी हुई है, और जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर बहुत शार्प लाइंस हैं। जबकि जो लेफ्ट साइड पे जो लियोनार्डो ने तस्वीर बनाई एंजल की, उस एंजल की फेसेस एंड आई के अंदर हम एक लाइवलीनेस देख सकते हैं, और इनके जो बाल और फेस के ऊपर जो मर्जर है जिसमें हेयर्स और फोरहेड आपस में मर्ज हो रहे हैं वो बहुत ही सफाई के साथ और कोई शार्प लाइंस के बगैर मर्ज हो रहे हैं। और इस टेक्निक को फुमोटो टेक्निक कहते थे। ये उस वक्त उस जमाने में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से नहीं थी कि इसको यूज किया जाए, और इसको फर्स्ट टाइम लियोनार्डो ने यूज किया। और स्मार्टो टेक्निक को हम स्मोकीनेस भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम गौर से देखेंगे तो जो स्मार्टो टेक्निक है उसमें आप देखें कि जो हेयर लाइंस हैं वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से फोरहेड पे रन हो रही है। इसके बाद जो लियोनार्डो ने अपनी दूसरी पेंटिंग बनाई वो जेनेवा डी बेंची, उस वक्त एक 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, उसको उन्होंने बनाया, और ये उनकी पहली नॉन रिलीजियस पेंटिंग थी। बेसिकली इस पेंटिंग की खासियत ये थी कि ये उस वक्त तक यानी रेनेसांस में जो आर्टिस्ट थे वो फ्रंट स्ट्रेट पोर्ट्रेट बनाते थे, और ये उनकी पहली पोर्ट्रेट थी जो कि 3 क्वार्टर्स पे बनी हुई थी। 3 क्वार्टर्स का मतलब ये है कि अगर हम गौर से इस पेंटिंग को देखते हैं तो ये पेंटिंग 45 डिग्री पर देख रही है, और इसकी वजह से इसकी जो आईज और स्माइल है वो उस वक्त जो भी पेंटिंग्स थी उस लिहाज से बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। जिस तरह हमने पहले डिस्कवर किया कि ये वो स्कल्पचर है जिसमें जो लियोनार्डो डा विंची हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं और वो मिरर राइटिंग में लिखते हैं। तो ये मैंने एक तस्वीर ली है जिसपे उनकी जो स्क्रिप्ट है वो नजर आ रहा है, जो कि उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, और इसकी वजह से इसको पढ़ने में लोगों को काफी दिक्कत होती है, और इसी वजह से काफी लियोनार्डो की जो डिस्कवरीज और उनकी नोटबुक के अंदर जो मटेरियल था वो तकरीबन काफी अरसे तक दुनिया से रुपोश रहा, और तकरीबन 150 साल के बाद लोगों ने उसको रीडिस्कवर किया। और इसका एक रीजन वो ये भी बताते हैं कि इसमें उन्होंने कुछ ब्रिजेस और कुछ बिल्डिंग ऐसी थी जो मिलिट्री बिल्डिंग थी और वो उन्होंने वॉर पर्पस के लिए बनाई थी, तो उसको वो सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन जनरली इसका रीजन यही था कि वो लेफ्ट हैंडर थे। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि लियोनार्डो की ज्यादातर पिक्चर्स जो थी वो उनके फीमेल पार्ट पे थी, और ज्यादातर उन्होंने फीमेल पोर्ट्रेट्स बनाई हैं, एक्सेप्ट कुछ मेल पोर्शन है। और जिस तरह आपने अभी लेटली डिस्कवर किया था, मैं उसको रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ कि लियोनार्डो ने 3 डिफरेंट मेल तस्वीरें बनाई, और भी बहुत सी तस्वीरें बनाई, लेकिन 3 ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये उन्होंने अपनी एज के डिफरेंट टाइम पे बनाई। जिस तरह जो सबसे लेफ्टर मोस्ट तस्वीर है इसका नाम है म्यूजिशियंस, और ये उन्होंने 33 इयर्स की एज में बनाई। ये तस्वीर देखने के साथ मैं आपको प्रीएम्बल ये देना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि उन्होंने किसी को पोर्ट्रेट किया है, कोई सिटिंग आर्टिस्ट उनके सामने बैठा हुआ है। लेटर ऑन लोगों ने ये डिस्कवर किया कि ये उनका अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी था। और एट द एज ऑफ 38, जो कि हम सेंटर में हम देखते हैं तस्वीर, ये वेट्रुवियन मैन की है, और ये बड़ा मशहूर है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। एंड देन एट द एज ऑफ 63 ये उन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। इन तीनों तस्वीरों में जो कि उन्होंने अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में रखी हैं, और उसमें तकरीबन एक तस्वीर में 6 साल का फर्क है और दूसरी तस्वीर में 15 से ज्यादा साल का। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो इस तस्वीर के अंदर हम देखें जो इसका आईब्रो और उसकी जो आई शेप है
वो वैसे ही है जैसे एक किसी आदमी की 33 साल में या 38 साल में या 63 ईयर्स में चेंजेस होती हैं। और उसके बाद अगर हम उसका शेप ऑफ नोज देखें, मैंने ये ब्लू लाइन लगाई है जो कि उसके नोज के साथ मूव हो रही है कि उसका शेप ऑफ नोज कैसे चेंज होता है। एंड देन फाइनली अगर हम उसका चिन और लिप्स देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे एक आदमी 33 ईयर्स में ऐसा था, एंड देन ही टर्न इनटू लेटर एज एट 38 एंड फाइनली ही गॉट एट 63 ईयर्स। तो ये तीनों इनकी अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट लगती हैं, हालांकि तीनों अलग अलग मास्टरपीस है और डिफरेंट ईयर्स में बनाई गई हैं। उसके बाद हमने एडॉप्शन ऑफ मैगी, जिसपे बेसिकली उनको ये एक कमीशन पे जॉब मिली थी विच ही कुडंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। बेसिकली ये एक रिलीजियस फ्रेस्को था और इसके अंदर जीसस को दिखाया गया है। बेसिकली मैरी जो है वो जीसस को लेके बैठी हुई हैं और 3 किंग उनके पास आ रहे हैं और एक बाइबल की एक रिलीजियस स्टोरी है जिसको उन्होंने बड़े ही नॉवल स्टाइल में अप्रोच किया है। और ये मैंने तस्वीर जो है, जस्ट टू गिव यू द डिफरेंस, जो लेफ्ट वाली तस्वीर है दैट इज द ओरिजिनल तस्वीर जो कि लियोनार्डो ने कंप्लीट नहीं की, और जो राइट वाली तस्वीर है वो रीमास्टर्स की गई है विकीमीडिया के थ्रू कि अगर ये तस्वीर मुकम्मल हो जाती तो ऐसी लगती। बेसिकली उसके फीचर्स दिखाए गए और मे बी ये हमें इतना अट्रैक्ट ना करती हो, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो रिलीजियस चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लाइक ये जो ट्री है इसकी एक खास सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे जो हॉर्सेज हैं, जो एनिमल्स अराउंड ऑन द लेफ्ट साइड हैं वो डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, और जो लेफ्ट पे ब्रिजेस और पिलर्स हैं इनकी एक खास सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हमने यहाँ तक पहुंचे कि फाइनली लियोनार्डो ही शिफ्टेड फ्रॉम फ्लोरेंस टू द मिलान। बेसिकली फ्लोरेंस उस वक्त, जिस तरह हमें मालूम है कि जब किसी चीज में आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा इन होता है तो वहां पे कुछ और टैबूज भी आ जाते हैं। इनके ऊपर एक इल्जाम लगा था कि ही इज इन्वॉल्व इन सोडोमी, तो ही वाज क्वाइट डिसहार्टेड एंड ही लेफ्ट द फ्लोरेंस एंड ही वेंट फॉर द मिलान। मिलान में जब वो पहुंचे तो वो वहां पे एक रॉयल कोर्ट था जिसके अंदर उनको जगह मिली। ऑल्दो के फ्लोरेंस एंड मिलान में डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों शहर में बहुत ज्यादा फर्क था। मिलान के अंदर एक फोर्जा फैमिली थी, उनके रॉयल कोर्ट में लियोनार्डो ने काम किया, लेकिन इसके अंदर जब वो फोर्जा के पास आए तो लियोनार्डो ने अपनी डिफरेंट और यूनिक किस्म की तबीयत के मुताबिक उनको अपनी पेंटिंग्स के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं पेंटिंग एंड स्कल्पचर इज द लास्ट, इट इज माय लास्ट प्रायोरिटी एंड आई एम एक्सपर्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑफ पोर्टेबल ब्रिजेस एंड द कैनन एंड द आर्मर्ड चैरियट। ऑल्दो जो फोर्जा थे उन्होंने उनकी इस इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन लियोनार्डो ने फोर्जा के पास काफी नेचर, ह्यूमन एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो ने डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, लाइक ह्यूमन स्कल्स एंड जो आप देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट का रफ सा स्केच भी बना हुआ है। इसके अलावा हम कुछ पुलिस भी देख रहे हैं और सेंटर में हम ये देखते हैं कि कुछ आई के शेप्स के मॉडल भी बने हुए हैं। बेसिकली ये लियोनार्डो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स शो कर रही थी, यानी उनका रुझान चेंज हो रहा था। और उसके बाद बेसिकली फोर्जा ने लियोनार्डो को एज अ पेंटर ही यूज किया और उन्होंने उनकी मिल जो उनकी इंजीनियरिंग क्वालिटीज थी उनको इतना फोकस नहीं किया। लेकिन लियोनार्डो इज अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी एंड यू नो द टैलेंट गॉट इट्स ओन वेज। सो यहाँ पे लियोनार्डो ने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द इंजीनियरिंग पार्ट, उन्होंने थिएटर में एंगेज किया अपने आप को और डिफरेंट किस्म के प्रॉप्स और बैकग्राउंड डिजाइन किए और कई प्रोडक्शंस की, और ही वाज अ वेरी गुड एंटरटेनर इन द फोर्जास कोड। और इसी सेशन के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जो कि मास्क ऑफ द प्लैनेट्स के नाम से थी। बेसिकली ये सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करती थी और इस पे उन्होंने बहुत ही मैकेनिकल प्रॉप्स बनाए और बहुत ही खूबसूरत किस्म की सीनरीज बनाई
जो कि ऑडियंसेस के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल थी। और उस जमाने के अंदर जिस तरीके का स्टेज उन्होंने डिजाइन किया, तो ही गॉट अ वेरी मच फेम एज अ एंटरटेनर देन द पेंटर। नाउ ही बेसिकली ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम पेंटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फेम। और फोर्जा के जो कोर्ट में सबसे ज्यादा फायदा जो जो लियोनार्डो को हुआ वो ये था कि लियोनार्डो वाज अ ग्रेट चार्मर, ही वाज अ हैंडसम पर्सनालिटी एंड ही वाज अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर। तो इन सारी क्वालिटीज के साथ ही बिकेम द वेरी फेम एंड पीपल वर वेरी कंफर्टेबल विद हिम एंड दे ऑलवेज एंजॉय द लियोनार्डोज कंपनी। एंड कीपिंग दिस पार्ट, जो फोर्जा की कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ लोग आते थे, लियोनार्डो ने उनको काफी अट्रैक्ट किया। और इसके साथ साथ लियोनार्डो की अपनी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी थी। ही वाज वेरी गुड एट मेकिंग कनेक्शंस एंड इट क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली आजकल के जमाने में हम इसको नेटवर्किंग कहते हैं। He was very good at networking, and because of his networking and curiosity of his inner self, he was always connecting with the people with a different feel. Like उस वक्त जो वहाँ उनके कोर्टयार्ड में एक मैथमेटिशियन आते थे, लूसा पेसिलियो। ही हेल्प हिम ज्योमेट्री, तो वो ऑलरेडी सीख चुके थे अपने पिछले उस्ताद के पास। तो जब वो लूसा से मिले, ही वाज वेरी गुड एट अर्थमेटिक्स और लियोनार्डो स्टार्ट लर्निंग द मैथमेटिक्स। और लियोनार्डो की जो नोटबुक थी उस पे उन्होंने एक पार्ट लिखा था थिंग्स टू डू का, और उसमें एक जगह उन्होंने ये लिखा हुआ है कि लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स फ्रॉम माइस्ट्रो लूसा। तो बेसिकली ही वाज क्वाइट गुड एट लर्निंग द न्यू थिंग्स। तो आफ्टर लर्निंग द ज्योमेट्री ही स्टार्ट लर्निंग द अर्थमेटिक। और इसी के साथ उनके दोस्ती जो है दो और लोगों के साथ हुई, जिनमें डोनाटो बर्मेंटन एंड फ्रांसिस्को डी जोरिया। ये दो आर्टिस्ट थे जो बेसिकली आर्किटेक्ट थे। और ये इन दोनों की जो इंक्लिनेशन थी that was taken from an old Roman military engineer from 1st BC who wrote the famous things about the architecture। और जो फर्स्ट बीसी के अंदर जो रोमन इंजीनियर थे, इनका नाम था विट्रुवियस। सो ये दोनों विट्रुवियस को बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे, और इसी डिस्कशन की वजह से लियोनार्डो का इंटरेस्ट जो है वो विट्रुवियस मैन की तरफ आया, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बनाया है। विट्रुवियस बेसिकली जो विट्रुवियस की थॉट्स थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। विट्रुवियस ये कहता था कि जो बिल्डिंग्स हैं या जो स्ट्रक्चर हैं वो जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी होती। जिस तरह किसी भी टेम्पल का जो सेंटर पॉइंट होता है, उससे उसकी दीवारें और उसके डूम और उसके डोर्स हैं वो एक सर्टेन इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसी तरह अगर ह्यूमन नेवल को हम देखें तो ह्यूमन का हेड और ह्यूमन का फुट, दे आर ऑफ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Now that idea, it clicked the Leonardo, and he obsessed with the proportions of human anatomy and analogies. So he started finding the relation between the nature and the human, and that created the very famous Vitruvian man. Basically Vitruvian man का जो concept था वो थोड़ा सा मैं आपको explain कर देता हूँ। इसमें लियोनार्डो के जो Vitruvian concept था वो ये था कि a man is a perfect body, and it is based on the ancient knowledge of ratio and proportion between the human anatomy. इसके लिए लियोनार्डो he studied the human form, which is meant to be the perfectly proportionate between the application of geometry and the mathematics. और ये उन्होंने different ratios and proportions से explain किया। इस ड्राइंग को अगर हम देखें तो it is surrounded by the text, और जब ये translate किया गया text तो इसके अंदर ये रेशियो एक्सप्लेन किया गया है। इस ड्राइंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका प्रीएम्बल दे देता हूँ। ये बेसिकली अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखते हैं तो ये तस्वीर एक आदमी की है जो कि दो तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से खड़ा हुआ है। पहले तरीके से जब ये खड़ा हुआ है तो ये एक स्क्वायर के अंदर, मैंने उसको ब्लू कलर से डिजाइन किया है। अगर आप ब्लू कलर के स्क्वायर पे फोकस करेंगे तो ब्लू कलर के स्क्वायर में ये आदमी जब खड़ा होता है तो ये सेंटर में खड़ा हुआ है और इसके दोनों पांव साथ मिले हुए और इसके दोनों बाजू स्ट्रेच हुए हुए स्ट्रेट फ्रॉम हिज चेस्ट। ये एक तस्वीर है और इसी के ऊपर उन्होंने दूसरी तस्वीर सुपर इम्पोज की है। स्क्वायर के ऊपर उन्होंने एक सर्किल बनाया है और इस सर्किल के अंदर जो आदमी है
उसने अपने दोनों लेग्स स्ट्रेच की हुई हैं और दोनों बाजू स्ट्रेच किए हुए हैं। अब बेसिकली ये एक तस्वीर है जिसके अंदर एक ही आदमी के दो मुख्तलिफ पोजेज हैं और अपेरेंटली बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने जो रेशोज और प्रोपोर्शंस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि ये बेसिकली उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट किस्म के रेशोज इस तस्वीर के अंदर बताएं। जिस तरह मैं आपको, ये बेसिकली तस्वीर उन्होंने एक पेपर और इंक से बनाई थी जो कि बहुत ही सिंपल नोटबुक के ऊपर है और इसमें डिफरेंट रेशो है। जिस तरह द फर्स्ट रेशो इज विद व्हेन द आर्म्स दे आर आउटस्ट्रेच अ मैन इज एज वाइड एज ही इज टॉल, यानी एक आदमी अगर दोनों बाजू अपने फैला देता है तो जितनी विड्थ उसकी बनेगी उसकी जो हाइट है वो भी उतनी ही होगी। द knees they are halfway between the center and the feet. The chest is halfway between the center and the top of the head, and chest is same width as of the quarter of the man's height. ये डिफरेंट रेशियो हैं जो कि एक आइडियल पर्सन के लिए लियोनार्डो ने डिजाइन किए। Measurement from elbow to the fingertip is the quarter of the height of a man. And then अगर हम इस पिक्चर की फेस को गौर से देखें, the nose is halfway between the hairline and the chin of a person. And then the next is the eyebrow. They are the halfway between the nose and the hairline. The lips, they are the halfway between the nose and the chin. The head is the 1/8 of total height of that man. The hand is 1/10 of total height of that man. Foot is the 1/6 of total height of that man. तो अगर हम इस आदमी की तस्वीर को गौर से देखें और ये रीडिंग्स जो लियोनार्डो ने लिखी हैं, तो इसमें एक बहुत ही आइडियल और परफेक्ट ह्यूमन बॉडी को बताया गया है और उसके बहुत ज्यादा रेशोज के साथ ये तस्वीर एक्सप्लेन की गई है। इसके अलावा लियोनार्डो ने ही कैप्चर्ड वेरी मच इम्पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन, जो कि उस वक्त बहुत ही पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व किया और मस्कुलर मूवमेंट और उनकी जो बोन्स स्ट्रक्चर था उसकी तस्वीरें डिजाइन की, जो कि विदाउट एक्सरे उस जमाने में बनाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा ही एज वी वर थिंकिंग दैट एज वी डिस्कस दैट ही चेंजेस मीडियम आल्सो. He also made the horses, especially they were crop up, and he spent a lot of work on working on the monument of horses. But sadly, मिलान के ऊपर बाद में फ्रेंच ट्रूप्स ने अटैक किया था, तो उनकी काफी चीजें जो है वो ट्रूप्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। Now we are coming to the masterpiece, that is the Last Supper. And this picture, it was made in between 1495 to 1498, in about 3 to 4 years. Basically, a small history of this picture is that Duke, he commissioned the Leonardo. He called him and gave him a job. कि अगर आप ये job complete करेंगे तो आपको हम इतनी commission देंगे. He gave him a job to paint a fresco in the dining room of Santa Maria Monastery. It was a big wall जिसके ऊपर उन्होंने ये म्यूरल बनाना था. The Leonardo he started in 1495, but in a very typical fashion जो उनकी हिस्ट्री रही है, he wasn't exactly speedy, and because of that the Duke he got very much frustrated. और इसी की कुछ और एक्सप्लेनेशन में है। मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सर अतर। उनकी जो रेयर कलेक्शन है उसके अंदर यही लास्ट सपर जो है, इसका बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्कल्पचर बना हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम लास्ट सपर को देखते हैं तो इट इज ओनली अ फ्रंट व्यू, लेकिन जो सर के पास रेयर कलेक्शन है उसमें फ्रंट, बैक और साइड व्यूज को भी कवर किया गया है। और इसमें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बेसिकली इमोशंस ऑफ डिफरेंट जो गॉस्पेल्स थे, उस वक्त तकरीबन 12 गॉस्पेल थे जो कि क्राइस्ट के अराउंड थे, उनको डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखते हैं, आई एम थैंकफुल टू सर अतर कि उन्होंने ये मुझे स्पेशल तस्वीरें भेजी, जिसकी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हुई।
और सर अगर इस तस्वीर को मैंने एक और तस्वीर से मैच किया जो कि रीमास्टर हुई है, बेसिकली ये एक बाइबल की स्टोरी है जिसको उन्होंने लास्ट सपर का नाम दिया है। जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन डे था उससे पहले वाली इवनिंग में उन्होंने लास्ट सपर अपने 12 अपोस्टल्स के साथ किया था, और दे वर सिटिंग टुगेदर ऑन अ टेबल, एंड ड्यूरिंग द फूड Christ, he explained that one of you will be betraying me tomorrow, and उन्होंने एक हाथ में ब्रेड का टुकड़ा पकड़ा था और कहा था कि eat it, it is just like my body, और एक ग्लास में पानी था, उन्होंने कहा था drink it, it is just like my blood, and I am sacrificing because of the sins of the people. ये एक छोटी सी बेसिकली रिलीजियस स्टोरी, और इसको उन्होंने एक मास्टरपीस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है लास्ट सपर इस तस्वीर में। जो इस तस्वीर की स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें इमोशंस जो हैं, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको मुख्तलिफ एंगल से और जो मुख्तलिफ अपोस्टल उस वक्त थे उनको उनके नाम लिखे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे गौर से देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटरमैन, दैट इज द जीसस। जीसस को अगर हम गौर से देखें तो जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, तीन, उसी को सामने रखते हुए लियोनार्डो ने जीसस को एक ट्रायंगल के फेस में किया है। मैंने जीसस के ऊपर ये ट्रायंगल रखी है, अगर आप गौर से देखें तो जिस तरह हमने पहले डिस्कवर किया कि लियोनार्डो वाज वेरी मच इन ज्योमेट्री, तो जीसस की जो तस्वीर है कंप्लीटली एक ट्रायंगल से और बेसिकली ट्रिनिटी से एक्सप्लेन हो रही है। और इसी ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को रखते हुए जो बाकी 12 लोग, जो बाकी अपोस्टल्स हैं, उनको 3-3 के ग्रुप में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप की एक खास इमोशंस हैं। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने, आप देखें जो सबसे लेफ्ट साइड पे है ग्रुप 1, इसके अंदर बार्थलोमो, जेम्स माइनर और एंड्रियो, ये 3 जो लोग हैं, इन तीनों का अगर आप इमोशंस देखें तो दे ऑल आर सरप्राइज्ड। और ये जब जीसस क्राइस्ट ने ये न्यूज ब्रेक की कि वन ऑफ यू विल बिट्रे मी टुमारो, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, ग्रुप नंबर 1 जो कि लेफ्ट मोस्ट है, ये 3 अपोस्टल थे, इनके जो एक्सप्रेशन है वो सरप्राइज है। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में जो तीनों हैं उसमें जूदास को अगर हम देखें, जूदास वाज द पर्सन हु एक्चुअली बिट्रेड द क्राइस्ट, और उन्होंने नेक्स्ट डे क्राउड के सामने क्राइस्ट को गले लगाया था, जिससे लोगों को पता चल गया कि ही इज द जीसस क्राइस्ट। तो जूदास के जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली जब आप किसी को कोई उसकी कोई चीज बताते हैं, ही इज टेकन बैक, उसका एक्सप्रेशन। दूसरी, जूदास के हाथ में हम देखें तो एक खास पोटली है, बेसिकली इस बैग के अंदर जो उसको हीरे या रिश्वत मिली थी नाम बताने के लिए, वो हम देख सकते हैं। और उसी के साथ इसके बाजू के साथ हम देखें सॉल्ट जो है, एक सॉल्ट कंटेनर है जिसमें गिरा हुआ है नमक। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही बिब्लिकल इवेंट पे सॉल्ट की बड़ी वैल्यू है। तो ये जुदास वो अपोस्टल थे जिन्होंने उस वक्त बिट्रे किया था, और उस वक्त जीसस ने इनका नाम नहीं बताया था, लेकिन लियोनार्डो ने इनका एक्सप्रेशन बयान किया हुआ है। नंबर 2 पे जो पीटर हैं, विच इज सेंटर में, ही बेसिकली ही इज होल्डिंग अ नाइफ एंड ही लुक्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग। और जो 6th अपोस्टल हैं, दैट इज जॉन, ही सिंपली फेंट। अगर हम देख रहे हैं तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये 2 ग्रुप्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ऑन द लेफ्ट साइड हैं। और उसके बाद हम ग्रुप नंबर 3 को देखते हैं। ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर जो थॉमस है, जिनकी ये फिंगर ऊपर को, इंडेक्स फिंगर ऊपर को है, थॉमस इज अपसेट, वेयर इज द सेंटर वन, द जेम्स मेजर, ही इज शॉक्ड, एंड द थर्ड, द फिलिप्स, ही वांटेड एन एक्सप्लेनेशन। तो इन 3 बंदों के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जब इनको ये जीसस ने बताया कि टुमारो वन ऑफ यू विल बिट्रे मी। And the 4th group, that is the Matthew and Thord, he turns toward the Simon. Simon is the last person on the right side, and basically Simon is trying to answer them, and they are surprised and they are asking explanation from the Simon. तो अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो इसके अंदर जीसस क्राइस्ट और ये जो 6 अपोस्टल हैं,
इन तीनों के डिफरेंट किस्म के इमोशंस एक ही पिक्चर में, जिसमें एंग्री भी है, रिजाइन टू द फेट भी है, और ग्रीडी भी है, क्लचिंग द बैग ऑफ सिल्वर्स हैं। ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ही पिक्चर के अंदर अकोमोडेट किए गए हैं, जो कि उस जमाने के लिहाज से, एक्चुअल में सारी चीजें ड्राइव होती हैं टाइम के लिहाज से, तो उस जमाने के लिहाज से दे वर वेरी यूनिक एंड दे वर पीस ऑफ आर्ट। और इसके अलावा इस तस्वीर में एक और चीज भी है कि इसकी जो टेबल है उसको बहुत ही थिन रखा गया है, ताकि जो आपकी ज्योमेट्रिकल एंगल्स ऑफ दी ऑल पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर बनाने के बाद लियोनार्डो ही वर्कड एज अ मिलिट्री इंजीनियर आल्सो। बेसिकली 1499 के अंदर मिलान के ऊपर फ्रेंच ट्रूप्स ने अटैक कर दिया, और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि फ्रेंच ट्रूप ने जब अटैक किया तो एट सम स्टेज दे यूज द पिक्चर ऑफ लास्ट सपर फॉर देयर टारगेट प्रैक्टिस, और इवन उन्होंने जीसस को सेंटर में रख के अपने वेपन्स की प्रैक्टिस भी की थी, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वर्थ ऑफ दैट वैल्यू। और बाद में फिर इस आर्ट को रिस्टोर भी किया गया। Once the French troop, they were already knowing about the Leonardo, so they didn't do anything wrong with the Leonardo. Rather, Leonardo जो French king था उसने specially Leonardo के लिए instruction भी की थी। और once they have captured the Milan, the Leonardo found himself under the wing of Cesar Borgia. Basically, Cesar Borgia, he was the ally of the French king. He was setting about conquering all the areas of the Italy. So French, they were conquering the Italy, and out of those French, one of the general, he was Borgia, Cesar Borgia। और Cesar Borgia के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज इस बुक के उसमें अंदर लिखी गई है कि ये वो किंग है जिसके ऊपर मशहूर मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, वो इसकी स्ट्रेटेजी और इसकी लाइफ के बारे में जो इसने the way he has administered the whole area, उसके बारे में लिखी गई है। He was the person. During this phase, with the Borgia's approval, Leonardo, he started touring the all war-torn Italy, and he suggested many things with respect to the design and the structures। और इसके अंदर इन्होंने ब्रिजेस और फोर्ट्रेस और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट बताई, और इन्होंने स्पेशली फोर्ट्रेस के जो अंदर कर्व वॉल डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया। कर्व वॉल का रीजन ये था कि जब उन वॉल्स के साथ कैनन बॉल्स आके टकराएंगी तो दे विल बी डैमेजिंग लेस एज कंपेयर्ड टू। और इसी बोर्गिया ही स्टार्ट लविंग द लियोनार्डो's मैप। This was the basically map of the one of the city। इस मैप में, इस मैप का नाम है बोर्गिया's मैप। बेसिकली ये मैप है जो कि उस वक्त एक शहर था इमोला, और अगर हम इस मैप को और से देखें तो इट्स एन बर्ड आई व्यू ऑफ अ सिटी ऑफ इमोला, एंड बिकॉज ऑफ these kind of map बोर्गिया ही कुड ये मैप बनाए गए थे कि इसके अंदर जो उनके डिस्टेंसेस और जो रेशो हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली बर्ड आई व्यू में बनाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत इजीली मिलिट्री कॉन्कर्स हो रही थी। इसी तस्वीर को रीमास्टर किया गया है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। बेसिकली ऑन द राइट हैंड साइड इट इज द सैटेलाइट मैप ऑफ इमोला, whereas on the left hand side this is the picture painted by the Leonardo। तो अगर हम कंपेयर करें तो now out of the art part I am talking about the accuracy or the geometrical design of the ratio and proportions। तो हम ये देख रहे हैं कि जो राइट साइड की पिक्चर है और जो लेफ्ट साइड की, राइट साइड की पिक्चर इट्स अ सैटेलाइट इमेज, और जो लेफ्ट साइड की पिक्चर है इट इज बेसिकली स्केच बाय द लियोनार्डो। उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर बहुत ही कम जो है फर्क है, और एक तस्वीर हाथ की बनी हुई है उसकी एक्यूरेसी, और दूसरी जो ओरिजिनल सैटेलाइट की तस्वीर है उन दोनों की एक्यूरेसी आपस में मैचेबल है और नोटिसेबल है। और ये बेसिकली लियोनार्डो की जो प्रिसिशन पार्ट था उसको इस तस्वीर से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है।
उसके बाद लियोनार्डो ने कुछ और काम भी किए जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ही क्लोजली एग्जामिन्ड द ह्यूमन बॉडी एंड काफी चीजें उन्होंने डिस्कवर की. लकीली ही गॉट एन प्रोफेसर, फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर who provided him the almost 20 to 30 corpuses, और ये बॉडीज जो थी उन्होंने डाइसेक्ट की. although it was a very difficult work, the bodies, and he made the beautiful drawing of out of each and every bone, muscle and a human organ. The important part इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं कि देखने में ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत लग रही, लेकिन द वे लियोनार्डो मेड इट, यानी एक ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया, उसको काटा और उसके बाद ये बनाई गई, दैट प्रोसेस वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट वाज नॉट अ इजी टू डाइसेक्ट, और बहुत ही अनप्लेजेंट किस्म का टास्क था. लेकिन हम जो तस्वीरें, जो उसका रिजल्ट है वो हम देखते हैं तो वो बहुत ही शानदार और मार्वलस लुक देती हैं, एंड दे आर एग्जैक्टली डिपिक्टिंग द ओरिजिनल रेशियो ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसके अलावा उन्होंने लियोनार्डो ही रोट so many things in his notebook, about 13,000 words with 240 drawings showing the functioning of eye, heart and brains. और basically उनकी curiosity और observation, these are the two important attributes through which he could explore more and more. And that's the reason, अगर हम ये तस्वीरें देखते हैं और इनका जो टाइम देखते हैं, that is 1419 to 1500, तो लियोनार्डो, we can easily say that Leonardo was far ahead of his own time. ये वो टाइम है जिसमें एक्सरे अवेलेबल नहीं है, जिसमें डायसेक्शन हमें पता नहीं है ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम करता है, और उस वक्त लियोनार्डो ने ये चीजें बनाई. वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज उनकी जो नोटबुक है उसमें उन्होंने आर्टिसोलर, जो कि हार्ट की एक डिजीज है जिसमें आर्टरीज स्टफ हो जाती हैं, उसको ऑब्जर्व किया और बड़ी इंप्रेसिव स्टडी हार्ट के ऊपर की, और बड़ी नॉवल तरीके से उन्होंने स्टडी की. उन्होंने एक ही टुक अ बुल एंड ही टुक आउट ऑफ हिज हार्ट, एंड नोइंग द लॉ ऑफ फ्लूइड एंड डायनामिक्स, उन्होंने उस पूरे हार्ट के अंदर वैक्स भरा, और जब उस एनिमल हार्ट के अंदर वैक्स भरा और लेटर ऑन उस वैक्स की बेस के ऊपर he made sketches and he made the small models for the heart, and basically he created the glass replica of the heart and the motion of fluid inside the heart. Amazingly, it would be the 450 years before the modern science really got to grip the actual fluid dynamics inside the heart. So of course it shows that Leonardo hypothesizing, जो उनका hypothesis थे, that was quite wrong, quite right 400 to 500 years before. And in 1507, the Leonardo, he returned to Milan, and that was the best part of his life, that King Francis, he actually helped him a lot. He gave him the patronage of King Francis I of France, and that was the time jab financially Leonardo become a bit comfortable, and he start focusing on the other qualities of his art. Now, but point is that his age becomes, now he becomes the 64 years, and he traveled out of Italy for the first time in his life. He became the king's official artist and engineer. King Francis called the Leonardo the most eminent painter of our time. He designs a royal village for the king, but it was never built. Francis gave Leonardo the proper salary, and so he no longer needed any individual commission, which he has been working throughout his life. और उसके बाद लियोनार्डो की एक और मशहूर पेंटिंग है, that is Saint John the Baptist. Basically, it depicts John the Baptist in an isolation through the use of chiaroscuro. ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें लाइट्स एंड शेड्स एक्सप्लेन किए गए हैं. इसको एक्सप्लेन करते हैं मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि आजकल के दौर में हम देखते हैं तो we have the software, we are having the Photoshop, we are having the Corel Draws, और
हम आज से 500 550 साल पीछे जाएं और उस वक्त की तस्वीरें देखें और उन तस्वीरों के जो बाकी आर्टिस्ट हैं जो इनके उस वक्त के ज़माने के थे, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि इस तस्वीर के अंदर क्या यूनिकनेस है। जैसे इस तस्वीर के अंदर हमने देखा कि एक शैडोई बैकग्राउंड से जॉन द बैप्टिस्ट हैं, उनकी फेस एक्सप्लोर हो रहा है, वो डिस्कवर हो रहा है, एक डार्कनेस से वो फेयरनेस में आ रहे हैं। सेंट हिमसेल्फ इज ड्रेस्ड इन द फर एंड ही हैज अ लॉन्ग कर्ली हेयर्स and he's smiling in his enigmatic manner, which we will later observe in the famous Mona Lisa. He is also raising his hand, pointing towards the heaven. Or now the most famous, that is the Mona Lisa. Mona Lisa is often thought of the Leonardo's absolute masterpiece. Basically, it's not only the painting of a woman, but it's exactly depicting the feelings of a woman. और ये कुछ इसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस भी हैं। उनमें एक इंफॉर्मेशन ये थी कि वंस दी लियोनार्डो, बिकॉज नाउ ही वाज विद द किंग, he was portraying the Mona Lisa. So Mona Lisa lost her son a year before. It was a newborn child. So the Leonardo, he told the musicians to make a music in such a way that he should observe the feeling of the mother, the feel of mother for her child, ताकि उस म्यूजिक की वजह से वो जो उसके फेस एक्सप्रेशन है वो ज्यादा क्लियर हो और उनको वो पेंट कर सके। The painting itself, mostly it is famous for her smile and showing different emotions. और इसकी एक छोटी सी चीज जो कि बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेबल है और ऑब्जर्वेबल है, वो ये है कि if you are focusing on the eyes of the picture, if you look into the eyes of the Mona Lisa, the mouth, it will look blur and the whole picture will be looking smiling. अगर आप इस तस्वीर की आंखों में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये स्माइलिंग फेस लगेगा। लेकिन अगर आप अपना फोकस इनकी आंखों से हटा के इनके होंठों पे करेंगे, इनके मुंह पे करेंगे, तो नाउ वंस यू आर लुकिंग एट हिज माउथ, नाउ द स्माइल विल बी डिसअपीयर। तो अगर आप सिर्फ इनके माउथ पे फोकस करेंगे तो आपको कभी भी स्माइलिंग फेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दोबारा इनकी आंखों पे फोकस करेंगे तो हिज माउथ के जो कर्व्स हैं वो आपको स्माइलिंग लुक देंगे। Basically, he played with the optics and perception part and also with the blur landscape. उन्होंने वही सोमाटो टेक्निक जो थी वो यूज की और इस पूरी तस्वीर के अंदर मोनालिसा ने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी और प्योरली उनकी जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर हम क्योंकि ये तस्वीर काफी पुरानी है लेकिन स्टिल वी कैन सी कि जो इनके हाथ हैं, the people they claim that once he was making the hands, initially unlike the other painters, he made the bones of the hand. पहले उन्होंने बोन्स बनाई और देन ही आफ्टर उन बोन्स के ऊपर उन्होंने जो है स्किन ड्रॉ की। तो ये एक डिफरेंट वो था। इसके अलावा अगर हम उनके द रिंकल्स ऑफ क्लोथ्स जो कि उनके आर्म्स के अंदर हम देख सकते हैं, दे आर वेरी लाइवली। तो पिक्चर इटसेल्फ जो है ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन के लिहाज से जो चीज करीब है वो डिफरेंट है और जो दूर जा रही है वो ब्लर हो रही है। तो ये जो डिटेल्स थी ये उस जमाने के लिहाज से दे वर मार्वलस, दे वर अमेजिंग एंड नोबडी कुड मैच दिस थिंग। So many books they have been written about the Mona Lisa and still they are being written about it. एक और एस्पेक्ट जो मोना लिसा की थी जिसमें हमें इनकी उस वक्त मेंटल स्टेट which was shifting towards the nature वो जाहिर होती है कि मोना लिसा के बैकग्राउंड में देखें तो उनके जो शोल्डर से ब्लो चीजें हैं उसमें बैकग्राउंड के अंदर हमें एक लेफ्ट साइड पे एक रिवर नजर आ रहा है, इट्स अ टर्निंग रिवर, और राइट साइड पे भी पानी नजर आ रहा है और उनके जो आईज के लेवल पे यहाँ पे माउंटेन्स शो किए गए हैं विदाउट शार्प पीक्स। बेसिकली इन्होंने जो नेचर है उसको ह्यूमंस के साथ एम्बेड किया है। इन दोज टाइम्स नॉर्मली द बैकग्राउंड यूज्ड टू बी द प्लेन
either the black or the blue. और लेकिन Leonardo was the first person who merged the nature with the human. He encapsulated his research into nature and the relationship between the nature and the humanity. So with this, we are coming to the end of our session. Leonardo, he died in 1519 at the age of 67. And he was best known for how he explained the new style of painting, and he pushed the medium forward to the high Renaissance. And he was much more than a painter. And एक और इसकी important चीज थी कि जो लियोनार्डो की notebook थी, which he used to write, and which had more than 7,000 loose pages. It was explored and it was published after his death in the 16th century. And once it was published, so many things, they were rediscovered after the 100 years of his death. So this was the whole story of Leonardo, and I hope you must have enjoyed this. With this, I come to the end of this session. Thank you. House is open for the interactive session, please. जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आपने ट्राई नहीं किया वीडियो जो मैंने आपको दिया था लास्ट सफर का, वीडियो ट्राई कर लें एक बार, इससे पहले के लोग कमेंट से कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ये I am very much thankful to Sir Athar. He especially made video for this Last Supper. This is a masterpiece जिसके अंदर जो है हमारी तस्वीर को एक स्कल्पचर के अंदर दिया गया है, और तस्वीर तो सिर्फ एक रुख दे रही है, लेकिन ये जो वीडियो है ये हमें उनके सारे एस्पेक्ट्स, इवन जो बैक साइड के एस्पेक्ट्स हैं जो कि ओरिजिनली नहीं बनाए गए, उसको इमेजिन किया गया है और उसको डिजाइन किया गया है। So I am very much thankful, sir. Sir Athar ने स्पेशली वीडियो मेरे लिए बनाई. Although this piece of art is on, it's a metal piece. It is a very heavy, but he made it, and he made it especially for this session. Sir, thank you very much for this. Sir. बहुत शुक्रिया। चलिए, आप अच्छा हुआ आपने डिस्प्ले कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज। तो आई होप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और यानी और मॉडल, हाँ, इनके अंदाज से पता लगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी, मैं तो इनकी पेंटिंग्स के अलावा बाकी पेंटिंग्स पे इतना पता ही नहीं था, मगर उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस दी हैं ह्यूमन बॉडी की, बड़ी रिमार्केबल है। बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं नोट करके इसे रखूंगा और मेजर करूंगा। तो आप लोगों से कमेंट्स लेते हैं। शाइस्ता पहुंच गई हैं अपने घर? शाइस्ता जी अतर साहब, मैं पहुंच गई हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी वो थी, और मैं मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि लियोनार्डो जो डिविंसी है, इसके ऊपर मैंने भी काफी पढ़ा है डिटेल्स इसकी, और जो जिस तरह से इसने एनाटॉमी पे काम किया है, जो विट्रुवियन मैन का इन्होंने बताया है, बहुत ही इन्होंने डिटेल में बताया। एक्चुअली इट्स अ सिंबल ऑफ सिमेट्री इन ह्यूमन बॉडी। वो ह्यूमन बॉडी की जो सिमेट्री होती है, उसको उसने उस पर डिस्कवर किया, जबकि मेरे ख्याल है शायद किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। और इसके ऊपर लियोनार्डो जो डिविंसी है, इसके ऊपर जो डैन ब्राउन की किताब है ना, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, डिविंसी कोड, उसने इसने बड़ा हाईलाइट किया है उसके काम को, मोनालिसा के काम को, विट्रुवियन मैन को, और उसको बहुत उसने वहीं से स्टार्ट ही वहीं से होता है, वो नॉवल वहीं से स्टार्ट होता है, जो लोअर म्यूजियम में जो उसका वो है। और उसके अलावा जो उसने जो लास्ट सफर, जो जीसस क्राइस्ट की जो पेंटिंग थी, उसके ऊपर भी जो है उसने बहुत डिटेल में, और वाकई में इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इतने सालों पहले एक इतना ज़हीन आदमी गुजरा था कि जिसने इंजीनियरिंग और एनाटॉमी और मेडिकल और कहना चाहिए कि आर्ट, हर चीज पे उसको जो था ना मास्टरी थी। यकीनन उसको अल्लाह ताला ने कोई बहुत ही ज्यादा सलाहियतों के साथ पैदा किया था। ऐसे लोग जो है वो नहीं आम होते हैं, और बहुत बहुत मुश्किल जी, अब तो शायद मुमकिन ही नहीं है कि, क्योंकि इंसान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी सोच विचार कर सके, लेकिन शायद उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए इतना उसने सोचा और इतना उसने काम किया। तारुफ करा दें, शाइस्ता खुद भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पेंट करती है, शायरी के अलावा बहुत शुक्रिया, बहुत प्रोज भी लिखते हैं। और सबूत किसी वक्त पे कैसा नफीस, आप काफी इंटरेस्टेड थे, आपको क्या कहेंगे इसके बारे में?
कैशर नकवी साहब। अनम्यूट कर लें। जी मैंने आवाज आ रही? जी आ रही जी। मैं तो कुछ शाइस्ता ने भी कह दिया, मैं वो जो डिवेंची कोड की बुक के ही हवाले से बात कर रहा था, इन्होंने कहा। लेकिन मेरा तारीख से ये सवाल है कि उसमें जो लास्ट सफर है उसमें मैरी मैगलीन का काफी कुछ जिक्र है, उसके सबको पता ही होगा शायद, उसे था कि जीसस की शादी भी हुई, जीसस की शादी भी हुई थी वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो कुछ हाईलाइट कर सकते हैं करें? असल में हमारी बताए गए थे वो 12वीं थी, वो उनमें से डिसाइबल्स में काउंट नहीं होती ना। जी 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 नहीं, वो इस पेंटिंग में इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इंक्लूडिंग है राइट साइड पे, मेरा ख्याल चौथी है अगर तारीख। जी सर, मैं सर आपको तस्वीर दिखा देता हूँ सर। वो बेसिकली है, और अगर आप नेट पे देखेंगे ना सर, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो जॉन है सर, जॉन जो 6th फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, जॉन। जी जी इसके हाँ, ये नेट पे जब देखेंगे तो लिखा हुआ है जॉन, आगे ब्रैकेट में लिखा है नॉट मैरी। तो बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन आल्सो। तो इस वजह से हमने सर आतन ने भी मुझे बताया था, तो हमने उसी एस्पेक्ट की जो आर्टिस्टिक पार्ट था उसी एस्पेक्ट तक रखा था पूरे सेशन को। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये है कि ये जो पेंटिंग के ऊपर स्कल्पचर जो अतर साहब ने जो था, जो आपने दिखाया, ये स्कल्पचर कहाँ है, कहाँ है ये बना हुआ? सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग जवाब। ये मैंने खुद कैरी किया था वहां से। नहीं सर, ये तो मॉडल है ना, ये एक्चुअल कहाँ है? ये एक्चुअल कहीं नहीं है, ये तो बाद में क्रिएशन की गई है। ये तो उस पेंटिंग को देख के बाकी इमेजिनेशन है। सर की रेयर आर्ट कलेक्शन है सर। अच्छा, आपको सर का घर विजिट करना पड़ेगा सर। अच्छा, ओके, थैंक यू। और कोई सवाल करना चाहते हैं प्लीज बताइए। अजीज साहब, आप ये बताइए कि इस सवाल का जवाब दिया है जो शुरू मैंने किया था कि मोनालिसा क्यों मुस्कुराई थी। सर ये ऐसा मुझे जो इसका जवाब ऑनेस्टली मुझे नहीं मिला। मुझे सिर्फ यही मिला था कि मोनालिसा लॉस्ट हर सन ईयर बिफोर, बाय बर्थ हुआ था, तो उस फीलिंग को उस डिपिक्ट करने के लिए। लेकिन वाकई उसके अंदर तो स्माइल का पार्ट है ही नहीं। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इसको जरा अनकवर करें सर। मैं कह रहा हूँ लाइट नोट है कि उसका जवाब एक इंडियन फिल्म में आ गया था, इंडियन फिल्म के गाने में आ गया था कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, वो गाना वो इसका जवाब है। जी डॉक्टर अबू बकर, आपने बड़े दिनों से हमने आपसे बात भी नहीं की, आप कुछ कहेंगे अगर अभी तक मौजूद है आप? डॉक्टर अबू बकर, कहीं मैंने पढ़ा था कि ये मोनालिसा की मुस्कुराहट असल में उसकी प्रेगनेंसी की वजह से है, ये कहीं पढ़ा था। इसमें मदर पार्ट है सर, बिल्कुल है सर। और ये कि मोनालिसा वाकई एक बड़ी एनिग्मेटिक पोर्ट्रेट है, और एक रियल लाइफ पर्सन की पोर्ट्रेट को इतना मिस्टीरियस होना बहुत ही अजीब सी बात है। और इसके अंदर जो रिलीजियस कोनोटेशंस हैं वो हाईलाइट होते हैं, और ये जो रिलीजन की जो छाप है लियोनार्डो डा विंची पर, तो ये बहुत ही गहरी छाप है। और अगर आप उस जमाने की तारीख को देखें तो वो बहुत ही रिलीजियस ट्यूमल्ट का जमाना था, जब कैथोलिसिज्म को चैलेंज किया जा रहा था, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ख़ासतौर पर जर्मनी के बाद फिर इटली में। तो ये सारी जो रिलीजियस मूवमेंट्स की जब आज़ादी मिलती है, या रिलीजन से जब आज़ादी मिलती है, तो ये आर्ट्स और साइंसेस इस तरह से मशरूम करती हैं, पनपती हैं, फ्लरिश करती हैं। और लियोनार्डो तो सिर्फ एक ही उस रेनेसांस का हिस्सा था। वो पूरा ज़माना जो था वो रेनेसांस का, वो बुनियादी तौर पर रिलीजन के जो उस ज़माने का जो राइज रिलीजन था यानी कैथोलिसिज्म, ये उसके रिजेक्शन के नतीजे में ये तमाम चीज़ें निकली। और इसमें ये कि अगर पूछा जाए कि लियोनार्डो अच्छा बड़ा आर्टिस्ट था या अच्छा बड़ा लेट्स से मैथमेटिशियन था, क्योंकि उसकी जो मेडिसिन की नॉलेज थी वो भी उसकी मैथमेटिक्स से निकल रही थी,
तो इस वक्त तो यही कहना चाहिए कि ही वॉज अ बेटर पेंटर देन इंजीनियर। वो उसकी जो पेंटिंग्स का जो एक इम्पैक्ट है ओवर दीज 5 सेंचुरीज, तो वो उसकी मेडिसिन के इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा है। अगरचे ये दुरुस्त है कि उसकी जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग की जो एफर्ट्स थी वो बाद में सब वैलिडेट हुई और बहुत ही अच्छा उसका नतीजा जो हम 500 साल तक वेस्ट के अंदर देखते रहे, तो वो ये उसका हराबल दस्ता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर का मैं 2 दफा थैंक यू अदा करूंगा सर। एक तो सर आए मेरे लिए, इट्स एन ऑनर फॉर मी, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सर ने मिड ऑफ सेशन मुझे बताया मेरी तस्वीरें नहीं चल रही, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था सर। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरा सारा शो जो था इट वाज नॉट ऑफ दैट वर्थ। और सर, जिस तरह सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस रेनेसेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो इस बुक के अंदर बताया गया है, दैट इज दी क्यूरोसिटी, जो कि फर्स्ट थिंग जो रिलीजन को हिट हुई, दैट वाज द क्वेश्चन के व्हाई। और उस चीज में क्यूरोसिटी थी, जो कि हमने देखा कि इन आर्टिस्ट के सबसे बड़ा जो इनका पावर टूल था वो क्यूरोसिटी था, जिसकी वजह से वो बॉडीज भी डायसेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो डिफरेंट तस्वीरें भी बना रहे थे, वो नेचर को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। और सर इसी तरह से एक और डिस्कशन थी, मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ की एक बुक में मुझे याद आ रहा है कि he went in front of a Mona Lisa और वहाँ खड़े हुए गौर से देखा, and finally he couldn't appreciate, और उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि वो मुस्कुरा भी रही है या नहीं और लोग क्यों। तो असल में जिस तरह आपने बताया कि वक्त होता है, उस वक्त में ये चीज़ बहुत ही उस लेवल की थी जो कि और कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। और दूसरा एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट है कि हम उस चीज़ को कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे लिए कॉफ़ी एक बहुत ही बदमज़ा किस्म का ड्रिंक है, पर लेटर ऑन जब हम उसको बार बार पीते हैं हमारा एक टेस्ट आ जाता है और फिर हम डिफरेंट कॉफ़ीज़ के दरमियान डिफरेंट डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। आर्ट इटसेल्फ इज़ लाइक दिस कि जब हम एक चीज़ के अंदर जाते हैं, उसकी निटिग्रिटीज़ और उसकी डिटेल्स को गौर से पढ़ते हैं, तो फिर हमें आस्ता आस्ता उसकी जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ और डिटेल्स हैं वो एक्सप्लोर होती हैं। तो लियोनार्डो इज ऑल्सो वन ऑफ दैट एरा, जिसके अंदर हमें जो शायद हमें इस वक्त इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम उस टाइम 500 ईयर्स बाद में बैठे हुए हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं। जिस तरह पहले हमने बताया था कि फोटोशॉप है आजकल, सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्चर मर्ज कर देता है, और उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक लियोनार्डो ने सीखी जो तकरीबन 15-20 साल लगा के, तो क्वाइट डिफरेंट है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बेसिकली, यू आर वेरी राइट सर, आई एम थैंकफुल। एक बात अहम है कि लियोनार्डो के करियर में जो स्टेट स्पॉन्सरशिप उसको मिली, यानी जो बादशाह थे इटली के और फ्रांस के, और इस तरह से जो मोनार्की की सपोर्ट थी और पैसे के हवाले से गालिबन ही वाज नॉट वेरी वेल्थी टिल द एंड, तो उसकी वजह से स्टेट स्पॉन्सरशिप की वजह से ये आर्ट्स की फ्लरिश की ज़माने में। अगर ये कि इटली का अगर जर्मनी से बहुत ही अच्छे रवाबित होते तो शायद ये रेनेसांस इतनी कामयाब ना होती, लेकिन बिकॉज जर्मनी वाज एट ऑड्स विद इटली एट दैट पॉइंट एज ऑल्सो विद फ्रांस, तो उसकी वजह से इन्हें मौका मिला कि ये अपने आर्ट को आगे लेकर चलें। सर वेरी मच ट्रू सर। इसमें एक जो बुक के अंदर बड़ी स्पेशल चीज बताई है कि ही इज एन आर्टिस्ट जो कि कमीशन पे काम करता है और पैसे लेके तस्वीरें बनाता है, लेकिन मजे की बात वो एक एक तस्वीर को 3-3 साल डिले भी कर देता है और नामुकम्मल छोड़ भी देता है और अपने क्लाइंट्स को नाराज भी करा देता है। तो ये बहुत ही एक यूनिक और इंटरेस्टिंग पार्ट था, और आपकी बात सही है, उसकी वजह से वो फाइनेंशियली काफी मुश्किल हालात में था। शुक्रिया। अबू बकर साहब ने सही कहा, रेनेसांस की कामयाबी में इसका भी बड़ा हाथ है। करेक्ट। इससे बड़ी हेल्प मिली होगी रेनेसांस को। मेरा ख्याल बहुत ही अच्छा सेशन रहा अजीज, मतलब इतना नॉलेज में इजाफा हुआ है हम लोगों की, जिस तरह डिटेल्ड आपने बारीकियां उसकी जिस तरह बताई हैं, बहुत उसमें आपका बहुत ज्यादा हाथ है कि इतने अच्छा आपने इस रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करूंगा ताकि वो सारी डायमेंशंस, हाँ सारी डायमेंशन बाकी। और सोचिए ये बात कितने 500 साल पहले की हो रही है जी सोचिए, और अभी तक तस्वीरें भी हैं और उनके बारे में कितना कुछ हम जानते भी हैं, और उस वक्त कितना कुछ जानना बहुत ही अजीब
बात लगती है कि कैसे। अथर साहब मैं एक कमेंट करूं, मैं कमेंट कर सकता हूं? जी जरूर जी। तारिक, पता नहीं आप लोग ने और कितने, सॉरी अजीज, कितने लोगों ने मोनालिसा देखी? मैंने देखी है। और जब मुस्तफा टार्डर की जो बात कर रहे थे ना, तो मोनालिसा भी करना, देखना भी एक, क्या कहते हैं, अपहिल, इट्स लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, इज क्लाइंबिंग, इट्स अपहिल प्रोजेक्ट। वहां पे इतना रश होता है, और आपको जो वो होते हैं म्यूजियम वाले लोग वाले, वो चंद जिसे कहते हैं सेकंड्स कह लें या हाफ अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, यू जस्ट हैव टू स्टैंड देयर, लोग पिक्चर देखते हैं फॉर, और बस यू गो। तो उतनी जल्दी में अभी उसको ऑब्जर्व करना, समझना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लोग पिक्चर्स, उसकी फोटोज से वो करते हैं, तो इतना सिंपल नहीं है कि मोनालिसा जाके देखे और कम खड़े देखते रह जाए। जस्ट वांटेड टू। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन हुआ। बहुत शुक्रिया। आइंदा भी अजीज आप तैयारी कर लीजिए किसी और की किताब की भी, क्योंकि हम अक्सर आपको बुलाते रहेंगे, इसीलिए कि आप इतना अच्छे प्रेजेंटर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अजीज आप सातकैन की पेंटिंग के ऊपर कुछ पेश करें। करेक्ट सर, मैं बिल्कुल, अगर कोई बुक मिलती है सर, मैं आई विल डेफिनेटली, इट विल बी माय ऑनर सर। वो तो हमारे अपने बुक चाहिए उनके लिए, उस पर बुक मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। करेक्ट सर, बिल्कुल जो है सर। थैंक यू, ओके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।